दूसरा कर्नाटक युद्ध या सेकेंड कर्नाटिक वॉर। ये दूसरा कर्नाटक युद्ध पहले कर्नाटक युद्ध से कुछ अलग था। पहला कि इस युद्ध से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का भारत की राजनीति में प्रवेश होने वाला था, डेब्यू होने वाला था। दूसरा, इस समय यूरोप में शांति थी, लेकिन भारत में ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनियां लड़ाई का बहाना ढूंढ रही थी। साल है 1749। दक्षिण के मुगल सूबे और नवाब असल में निजाम के हाथों में थे, सीधे तौर पर मुगल सम्राट के हाथ में नहीं। इन्हीं नवाबों में सबसे बड़ा इलाका था कर्नाटक नवाब के पास। कर्नाटक नवाब या अर्काट नवाब या अर्कोट नवाब। इस कर्नाटक नवाब के प्रभावी क्षेत्र में कोरोमंडल के छोटे बड़े राजा और नवाब आते थे, जिनमें सबसे खास, सबसे अहम थे तंजौर के मराठा राजा। जून 1749 में अंग्रेजों ने देवी कोट्टई तंजौर से छीन लिया। इसका कर्नाटक युद्ध से कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन फ्रेंच गवर्नर डुप्ले के कान खड़े हो गए। वो मौके की तलाश में लग गया और उसी समय सही मौका आ भी गया। हैदराबाद के निजाम आसफ जहां प्रथम के मरते ही हैदराबाद का तख्त खाली हो गया। मरने से पहले हैदराबाद के पहले निजाम आसफ जहां ने अपने बेटे नासिर जंग को नजरअंदाज करते हुए अपने पोते मुजफ्फर जंग को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। नासिर जंग मुजफ्फर जंग का चाचा था। उसे फैसला आखिर कैसे मंजूर हो सकता था कि उसके होते हुए भतीजा गद्दी पर बैठे? तो चाचा और भतीजे का झगड़ा तय हो गया। जब मुजफ्फर जंग हैदराबाद से बाहर था, नासिर जंग ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया और निजाम बन गया। इस समय कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन खान, जो नासिर जंग और अंग्रेजों का हिमायती था। मुजफ्फर जंग के लिए अब एक ही रास्ता रह गया था, फ्रांसीसियों से हाथ मिलाए। यही सही मौका था यूरोप की ताकतों के पास भारत की राजनीति में घुसने का। दक्षिण भारत बिल्कुल अस्त व्यस्त था। आसफ जहां के मरते ही हालात और भी खराब हो गए। यूरोप की ताकतों के लिए मैदान बिल्कुल खुला था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को भारत की किसी ताकत से कोई खतरा नहीं था। इसी बीच अर्काट में हुसैन दोस्त खान, जिसे हम चंदा साहिब के नाम से बेहतर जानते हैं, उसके मन में लालच आया और उसने कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन खान के खिलाफ षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिया, अनवरुद्दीन खान का तख्ता पलटने का। असल में उसे भड़काने वाला था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्ता धर्ता डुप्ले। उसका कारण यह था कि अनवरुद्दीन खान का रुख अंग्रेजों की तरफ ज्यादा था। अगर ऐसा हो जाता तो कर्नाटक नवाब पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ जाता और फ्रांसीसी उपनिवेश खतरे में आ जाते। इसीलिए उसने अनवरुद्दीन खान को पटक कर चंदा साहिब को गद्दी पर बैठाने का फैसला किया। तो इस तरह से पहली टीम में हो गए हैदराबाद के तख्त पर काबिज नासिर जंग, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन खान और साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज, जिनमें दो सेनापति खास थे, रॉबर्ट क्लाइव और स्ट्रिंजर लॉरेंस। दूसरी टीम में हो गए हैदराबाद के तख्त का दावेदार मुजफ्फर जंग, कर्नाटक के तख्त का दावेदार चंदा साहिब और साथ में डुप्ले के नेतृत्व में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और डुप्ले की फ्रांसीसी सेना ने अर्काट पर हमला कर दिया। अनवरुद्दीन खान बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसने सामना करने की हिम्मत दिखाई और इन दोनों पक्षों के बीच में अंबूर की लड़ाई हो गई 3 अगस्त 1749 को। इस लड़ाई में अनवरुद्दीन मारा गया और चंदा साहिब अर्काट का नवाब बन गया फ्रांसीसियों की मदद से। तो इस तरह से अर्काट नवाब का पूरा इलाका अब फ्रांसीसियों के रहमो करम पर था। अनवरुद्दीन खान का एक बेटा भी था, मोहम्मद अली, जिसे हम वल्लाजा के नाम से बेहतर जानते हैं। वल्लाजा अपनी जान बचाकर तिरुचिरापल्ली भाग गया और अंग्रेजों से मदद लेने की कोशिश करने लगा। वल्लाजा का पीछा करने के लिए चंदा साहिब की सेनाएं अर्काट से निकल पड़ी, लेकिन बहुत ही लचर ढंग से। चंदा साहिब ने इस मुहिम को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, जिसका उसे भारी दाम चुकाना पड़ा, जो हम आगे देखेंगे ही। तो बजाय सीधे त्रिची पहुंचने के, चंदा साहिब ने 1749 के अंत में तंजौर को घेर लिया। ये घेराबंदी महीनों तक चली, लेकिन दिसंबर 1749 में वल्लाजा एक बड़ी सेना लेकर तंजौर आ धमका और चंदा साहिब को तंजौर की घेराबंदी उठानी पड़ गई। वो वहां से पौंडीचेरी चला गया। 2 महीनों तक लड़ाई की तैयारी होती रही। नासिर जंग अपनी सेना लेकर लड़ने के लिए आ गया। वल्लाजा भी लड़ने को तैयार हो गया और अंग्रेज भी साथ हो लिए। मार्च 1750 को चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और उसके फ्रेंच साथी एक तरफ और
दूसरी तरफ नासिर जंग, वल्लाजाह और अंग्रेज सेनाएं जिंजी के पास आमने सामने आए। 15 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। इसी दौरान ही मुजफ्फर जंग की हिम्मत टूट गई और उसने नासिर जंग के सामने हथियार डाल दिए। नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को पकड़ लिया। फिर 12 अप्रैल 1750 को दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई हुई। ये जिंजी की पहली लड़ाई थी। ऐसी जिंजी में 2 और लड़ाइयां होंगी इस कर्नाटक युद्ध में, जो हम आगे देखेंगे। इस लड़ाई में अंग्रेज, वल्लाजाह और नासिर जंग हार गए। नासिर जंग अरकाट निकल गया और अंग्रेज सैनिकों को कड्डालूर लौटना पड़ा। वल्लाजाह अब अकेला पड़ गया। वल्लाजाह भागकर अंग्रेजों के उपनिवेश कड्डालूर के निकट तिरुवाड़ी के पास पहुंच गया। डुप्ले ने इसका पूरा फायदा उठाने का निर्णय लिया और फ्रेंच सेनाओं को भेज दिया तिरुवाड़ी में मोर्चा बांधने के लिए। वल्लाजाह को नासिर जंग और अंग्रेजों ने कुमक दी, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। 30 जुलाई 1750 को जब वल्लाजाह ने फ्रेंच मोर्चे पर हमला किया तो उसे मुंह की खानी पड़ी और अपनी छावनी में वो लौट गया। उसके लगभग 1 महीने के बाद 1 सितंबर 1750 को फ्रेंच सेनाओं ने वल्लाजाह पर धावा बोल दिया और वल्लाजाह हार गया। उसे हारकर जिंजी भागना पड़ा। ये हुई तिरुवाड़ी की 2 लड़ाइयां, जिसमें फ्रांसीसियों ने वल्लाजाह को हराकर भगा दिया। जिंजी से वल्लाजाह अरकाट की तरफ निकल गया। फ्रेंच सेना ने वल्लाजाह का पीछा किया। वल्लाजाह तो अरकाट पहुंच गया, लेकिन उसने अपनी एक बहुत बड़ी सेना जिंजी में छोड़ दी थी फ्रेंच सेना का रास्ता रोकने के लिए। यहां नासिर जंग भी था। तो 11 सितंबर को फ्रेंच सेना ने जिंजी में इस बड़ी सेना को हरा दिया। ये जिंजी की दूसरी लड़ाई थी। अब जिंजी का मजबूत किला फ्रेंच सेना के हाथों में था। ये इतना मजबूत किला था जिसे जीतने के लिए औरंगजेब की मुगल सेना को 7 साल से भी ज्यादा लग गए थे। अब ये किला फ्रेंच सेना के हाथ में था और उसका श्रेय जाता है फ्रेंच सेना नायक डिबूसी को, जिसने एक ही दिन में एक किला हस्तगत किया था। ये हो गई जिंजी की दूसरी लड़ाई। नासिर जंग थोड़ा पीछे हटा, लेकिन जिंजी के पास ही रहा। इस पूरी मुहिम के दौरान उसके साथ था उसका कैदी मुजफ्फर जंग। लेकिन 16 दिसंबर को नासिर जंग की सेना में बगावत हो गई और नासिर जंग की हत्या हो गई। हैदराबाद का तख्त अब मुजफ्फर जंग के लिए बिल्कुल खाली हो गया था। मुजफ्फर जंग आजाद हो गया और डुप्ले ने उसे निजाम घोषित कर दिया। तो अब आप देखिए, 1750 के अंत तक निजाम के प्रभाव क्षेत्र पर फ्रेंच असर था। इस पल में फ्रांस की ताकत भारत में अपने चरम पर थी, बुलंदी पर थी। इसके बाद कभी भी फ्रेंच भारत में इतने ताकतवर नहीं हुए, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ये पहली बार था जब किसी यूरोपियन ताकत ने सफलतापूर्वक भारत की राजनीति में घुसपैठ कर ली थी। तो फ्रांसीसियों की मदद से मुजफ्फर जंग अब हैदराबाद का निजाम था, लेकिन था वो अभी पौंडीचेरी में। मुजफ्फर जंग की दावत पर डुप्ले ने डिबूसी को उसके साथ हैदराबाद भेज दिया। ये जुलूस हैदराबाद की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में मुजफ्फर जंग की हत्या हो गई। यहां डिबूसी ने सूझबूझ से काम लिया और मुजफ्फर जंग के दूसरे चाचा आसफ जहां के दूसरे बेटे सलावत जंग को निजाम बना दिया। सलावत जंग के बहाने अब हैदराबाद के दरबार में फ्रांसीसियों का दबदबा था। दूसरी तरफ वल्लाजाह किसी तरह से जान बचाकर त्रिची पहुंचा और वहीं बिल बनाकर घुसा रहा। उसके हथियार डालने की कोई आसार नहीं दिख रहे थे। उसकी अंग्रेजों से खुल्लम खुल्ला दोस्ती ने डुप्ले को उकसाया कि वो कोई ठोस कदम उठाए। वल्लाजाह और कड्डलूर की अंग्रेजी सेनाएं साथ में हो गईं। दूसरी तरफ चंदा साहिब और फ्रेंच सेनाएं, ये दोनों सेनाएं त्रिची के पास वोलकोंडा में आमने सामने हुई और 19 और 20 जुलाई को फ्रेंच सेनाओं ने अंग्रेजों को वल्लाजाह को इस वोलकोंडा के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया। अब यह हारी हुई सेना त्रिची में किलेबंद हो गई। जुलाई के अंत तक त्रिची को फ्रेंच और चंदा साहिब की सेनाओं ने घेरा डाल दिया और यह घेरा लंबा चला। इस घेराबंदी का क्या अंजाम हुआ और इस दूसरे कर्नाटक युद्ध में आगे क्या क्या हुआ, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे, अपने दूसरे कर्नाटक युद्ध के दूसरे भाग। नमस्कार।